हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड पुश। तो आज हमने जावा की एक नई प्लेलिस्ट शुरू की है जिसमें हम क्या करने वाले हैं, मल्टी थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को कवर करने वाले हैं। मल्टी थ्रेडिंग से रिलेटेड जितने भी हमारे पास जावा में कॉन्सेप्ट होंगे हम वो सारे इस प्लेलिस्ट में कवर कर देंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो है वो फर्स्ट लेक्चर है मल्टी थ्रेडिंग का, जिसमें हम थोड़ा सा बेसिक देखेंगे कि मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है ना। और मल्टी थ्रेडिंग के रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होता है जैसे कि थ्रेड क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, हमारे सिस्टम में जो थ्रेड्स हैं वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, और जावा में हम अलग अलग थ्रेड्स कैसे बना सकते हैं। ठीक है, थ्रेड को बनाने के कौन कौन से अलग अलग तरीके होते हैं जावा में, ये सब जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हमारा मल्टी थ्रेडिंग का फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि मल्टी थ्रेडिंग होता क्या है। ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग इन जावा इज़ अ फीचर दैट इनेबल्स द कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन। कॉन्करेंट मतलब एक साथ, है ना, मल्टीपल टास्क को एक साथ एग्जीक्यूट करना, है ना। कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल पार्ट्स ऑफ अ प्रोग्राम, एक ही प्रोग्राम के डिफरेंट पार्ट्स को एक साथ एग्जीक्यूट करना। देखो नॉर्मली क्या होता है कि जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम में क्या होता है कि जो पहले नंबर पर स्टेटमेंट होती है वो पहले एग्जीक्यूट होती है, फिर जो दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, फिर तीसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, एंड फिर चौथी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है ना। सीरियलाइजिंग वाइज चल रहा होता है, सीरियल वाइज चल रहा होता है। लेकिन मल्टी थ्रेडिंग को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा प्रोग्राम है पूरा, जो हमने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है उसके मल्टीपल पार्ट्स को एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारे मल्टीपल अलग अलग पार्ट होते हैं, ठीक है, प्रोग्राम के, उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेड बोलते हैं। ठीक है, और जो पूरा देखो थ्रेड और प्रोसेस क्या होता है, पहले हम मल्टी थ्रेडिंग देख लेते हैं। मल्टी थ्रेडिंग की पूरी डेफिनेशन क्या है, मल्टी थ्रेडिंग इन जावा इज़ अ फीचर दैट इनेबल्स द कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल पार्ट्स ऑफ अ प्रोग्राम नोन एज थ्रेड्स, ठीक है, विद इन अ सिंगल प्रोसेस। तो देखो हमारा जो पूरा का पूरा एक प्रोग्राम है वो एक प्रोसेस हो जाता है। प्रोग्राम के बीच का जो एक सिंगल पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेड बोलते हैं। ऐसे ही अगर हम मल्टीपल पार्ट्स को एक साथ एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, मल्टीपल थ्रेड्स को यूज़ करके, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मल्टी थ्रेडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस और थ्रेड का मतलब समझ आ गया। प्रोसेस मतलब पूरा का पूरा प्रोग्राम, ठीक है, थ्रेड मतलब उस प्रोग्राम का एक पर्टिकुलर छोटा सा हिस्सा। ठीक है जी, अब देखो ये जो मल्टी थ्रेडिंग है इसका फ़ायदा क्या है। दिस अलाउज फॉर मैक्सिमम CPU यूटिलाइजेशन एंड इन्हांसेस द रिस्पॉन्सिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ जावा एप्लीकेशन। अब देखो रिस्पॉन्सिवनेस का क्या मतलब है यहाँ पर। अब मान लो कि आपने एक जावा एप्लीकेशन बनाया, ठीक है, मान लो आपने एक ऐप बनाई है, ठीक है, ऐप जैसे हमारे फ़ोन में ऐप होती है ना, जावा को यूज़ करके। अब उसमें क्या होता है कि एक स्क्रीन है आपके पास, ठीक है, उसमें आपके पास मल्टीपल टास्क होने हैं। अब आपने एक सिंगल प्रोग्राम लिख दिया उस एक स्क्रीन के लिए, तो क्या होगा, एक टास्क पहले रन होगा। जब तक अब वो एक टास्क एग्जीक्यूट नहीं होता तब तक आप उस पेज में कुछ और नहीं कर सकते। तो आपका क्या हो जाएगा, जब तक एक टास्क कंप्लीट नहीं होता आप अपने ऐप में कुछ और नहीं कर सकते। तो जब तक वो टास्क कंप्लीट नहीं हो रहा आपका ऐप क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, रिस्पॉन्सिवनेस में प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो अगर लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग यूज़ कर रहे हैं, मल्टी थ्रेडिंग मतलब कि आपकी एक स्क्रीन के मल्टीपल जो पार्ट्स हैं उन पर अलग अलग थ्रेड्स काम कर रहे हैं एक ही टाइम पर, तो क्या होगा, आपका जो वर्किंग है वो रुकेगी नहीं, है ना, आपका जो ऐप है वो फ्रीज़ नहीं होगा। तो इसी से हमारे पास क्या होता है कि मल्टी थ्रेडिंग को यूज़ करके हम काफ़ी सारी एफिशिएंसी ला सकते हैं हमारी एप्लीकेशंस में, CPU यूटिलाइजेशन को मैक्सिमम कर सकते हैं। तो मल्टी थ्रेडिंग का जो पूरा कंसेप्ट है वो किसके अराउंड रिवॉल्व करता है, थ्रेड के अराउंड रिवॉल्व करता है। क्योंकि मल्टी थ्रेडिंग यानी कि मल्टीपल टास्क को एक ही टाइम पे परफॉर्म करना कैसे पॉसिबल है, अगर हम हर एक टास्क के लिए अलग अलग थ्रेड यूज़ करें, है ना। तो अब थ्रेड होता क्या है, अ थ्रेड इन जावा इज़ अ लाइट वेट यूनिट ऑफ अ प्रोसेस दैट कैन रन इंडिपेंडेंटली। प्रोसेस की एक लाइट वेट यूनिट होती है, यानी कि एक प्रोसेस का एक छोटा सा हिस्सा होता है जो इंडिपेंडेंटली रन कर सकता है। ठीक है, अगर हम थ्रेड को थोड़ा सा और इजीली समझें, अपने शब्दों में समझें, तो आप समझ सकते हैं कि मान लो कि आपका कंप्यूटर जो है वो एक ऑफिस है, ठीक है, एक बिजी ऑफिस है आपका कंप्यूटर, उसके अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उसको आप क्या कह सकते हो, एक थ्रेड कह सकते हो। क्योंकि देखो ऑफिस क्या होगा, ऑफिस में जितना भी काम आता है वो सारा एक प्रोसेस माना जा सकता है, ठीक है, एक बड़ा काम है उसको एक प्रोसेस मान सकते हैं। फिर हर एक देखो उस बड़े सारे काम में से
हर एक काम को हम बांट देते हैं एम्प्लॉयज़ के बीच में कि कुछ काम कोई एम्प्लॉय कर रहा है, कुछ काम कोई एम्प्लॉय कर रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लो हमारे आईटी के ऑफिस ही होते हैं ना, आईटी का ऑफिस है, उसमें एक प्रोजेक्ट बनाना है, एक ऐप बनाना है ना, तो वो एक प्रोसेस हो जाएगा। अब क्या होगा कि एक तो ऐप के लिए कोडिंग करने वाला बंदा डेवलपर होगा, तो कोडिंग का काम हम डेवलपर को दे देंगे, है ना, यानी कि एक थ्रेड को हमने एक काम दे दिया। उस ऐप को टेस्ट करने का काम हम टेस्टर को दे देंगे, ठीक है। उस ऐप के डिज़ाइंस बनाने का काम हम डिज़ाइनर को दे देंगे। तो हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास एक बड़े से प्रोजेक्ट के लिए जो उसके डिफरेंट डिफरेंट टास्क हैं वो एक ही टाइम पर रन हो रहे हैं। कैसे? क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयज़ डिफरेंट डिफरेंट टास्क पर एक ही टाइम पर काम कर रहे हैं, है ना। तो वो एम्प्लॉयज़ क्या हो गए? एक थ्रेड हो गए। थ्रेड मतलब एक बड़े से प्रोसेस का एक छोटा सा हिस्सा, है ना, कि मतलब एक बड़ा प्रोसेस है, उसमें हमारे पास कुछ कुछ टास्क है मल्टीपल, और हर एक टास्क एक छोटा जो थ्रेड है वो कर रहा है ना, कंप्लीट कर रहा है। तो आई होप प्रोसेस और थ्रेड का आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया, है ना। सो थ्रेड की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। प्रोसेस क्या होता है? अ रनिंग प्रोग्राम, ठीक है। एक मान लो कि एक बहुत ही बड़ा सा प्रोग्राम है, वो रन हो रहा है, तो उसको आप प्रोसेस बोलोगे। जैसे कि क्रोम हो गया, इंटेलिजे हो गया, ठीक है, स्पॉटिफाई हो गया। और थ्रेड हमारे पास क्या होता है? स्मॉलर यूनिट इनसाइड अ प्रोसेस दैट डज द एक्चुअल वर्क, है ना। देखो अब क्रोम एग्जाम्पल समझते हैं। क्रोम चलाया हमने, ठीक है। अब क्रोम क्या हो गया? एक प्रोसेस हो गया, है ना, कि क्रोम चल रहा है। अब क्रोम में हमने मल्टीपल टैब्स खोल लिए। किसी टैब में हमने चैट जीपीटी खोल रखा है, किसी टैब में हमने गूगल खोल रखा है, किसी टैब में हमने ईमेल खोल रखा है ना। तो क्रोम क्या हो गया? एक प्रोसेस हो गया। और जो डिफरेंट डिफरेंट टैब्स हमने खोल रखे हैं, उन टैब्स को हर एक टैब को मान लो कि एक अलग थ्रेड जो है वो क्या करता है? हैंडल करता है, ठीक है। तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? थ्रेड बोलते हैं। यानी कि एक प्रोसेस में जो छोटे टास्क को हैंडल करता है वो थ्रेड होता है ना। तो मल्टी थ्रेडिंग थ्रेड से कैसे पॉसिबल है कि भाई आपका एक बड़ा सा प्रोसेस है जिसमें मल्टीपल टास्क हैं, और मल्टीपल टास्क हमने थ्रेड्स में बांट दिए कि मतलब एक थ्रेड एक काम करेगा, दूसरा थ्रेड दूसरा काम करेगा, और साइमल्टेनियसली सेम टाइम पर आपके मल्टीपल टास्क डन हो रहे हैं मल्टीपल थ्रेड्स के थ्रू, है ना। तो हमारे पास हर एक सिस्टम में, ठीक है, हमारे सिस्टम में या हमारे सीपीयू में कह लो, एक थ्रेड पूल होता है, ठीक है। एक थ्रेड पूल होता है जिसमें कि हमारे पास बहुत सारे क्या होते हैं? थ्रेड्स होते हैं, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ थ्रेड्स, ठीक है। स्पेसिफिक या फिर आप कह लो कि लिमिटेड नंबर ऑफ थ्रेड्स, ठीक है। हमारे सिस्टम के पास एक लिमिटेड नंबर ऑफ थ्रेड्स होते हैं। उन थ्रेड्स को मतलब थ्रेड पूल में से उन थ्रेड्स को हम यूज़ करके डिफरेंट डिफरेंट टास्क असाइन कर देते हैं। इस तरीके से हमारा जो कंप्यूटर है वो साइमल्टेनियसली बहुत सारे मल्टीपल टास्क कर सकता है। इसी चीज़ को हम मल्टी थ्रेडिंग बोलते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया। मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, थ्रेड क्या होते हैं, प्रोसेसेस क्या होते हैं, ठीक है। एक्चुअल कोडिंग में जाने से पहले आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिकली क्लियर होने चाहिए कि भाई थ्रेड क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग होती क्या है, एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं, है ना, मल्टी थ्रेडिंग के थ्रू। अब हमारे पास है मल्टी थ्रेडिंग हम यूज़ क्यों करते हैं? वाई मल्टी थ्रेडिंग? एफिशिएंसी। सबसे पहली बात तो सीपीयू कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट वंस, है ना, सेम टाइम पर मल्टीपल टास्क परफॉर्म हो जाते हैं। फास्टर एग्जीक्यूशन, ऑब्वियस सी बात है, अगर एक ही टाइम पर मल्टीपल टास्क परफॉर्म होंगे तो आपकी जो एग्जीक्यूशन है वो क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी, है ना। बेटर यूज़र एक्सपीरियंस, ऐप डोंट फ्रीज़, ठीक है। आपके जो ऐप है वो फ्रीज़ नहीं होते हैं क्योंकि आपका जो ऐप है वो एक टास्क के डन होने का वेट नहीं करता, है ना। मान लो कि आपका एक टास्क है, बहुत ही हैवी टास्क परफॉर्म हो रहा है और आपने मल्टी थ्रेडिंग नहीं लगा रखा, आपका क्या है, सीरियल वाइज चल रहा है कि जब एक टास्क डन होगा तभी दूसरा टास्क शुरू होगा। और जो पहले वाला जो टास्क है वो बहुत ही हैवी है, बहुत ही टाइम टेकिंग है। अब जब तक वो पहला जो टास्क है वो कंप्लीट नहीं होता तब तक आपका जो दूसरा टास्क है वो स्टार्ट ही नहीं होगा। तो इससे क्या होता है कि जो आपके ऐप है वो फ्रीज़ हो सकते हैं। लेकिन मल्टी थ्रेडिंग के केस में ये चीज़ नहीं आती है। इससे आपका जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो बेटर हो जाता है जो आप एप्लीकेशंस बनाते हैं उनका, ठीक है। तो इसलिए जो है मल्टी थ्रेडिंग वो यूज़ होती है बेसिकली, ठीक है जी। तो अब ना एक एग्जांपल देख लेते हैं मल्टी थ्रेडिंग की, ठीक है। सीपीयू, मान लो कि एक सीपीयू को हमने काम दे दिया, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है कि भाई एक बहुत ही बड़ी हमने उसको इक्वेशन दे दी है ना कि 2 + 4 + 6 हो गया, ठीक है। फिर से 4 हमने प्लस किया, 3 प्लस किया, ठीक है,
7 प्लस कर रहे हैं, ठीक है, फिर 8 प्लस कर रहे हैं, फिर 10 प्लस कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे करके हमारे पास हमने एक बड़ी सी इक्वेशन दे दी, इसका हमें कैलकुलेशन निकाल के देना है। अब क्या होगा, अगर मल्टी थ्रेडिंग नहीं है ना, मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट भूल जाओ कि हमें क्या करना है, एक एक करके सॉल्व करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, 2 को 4 से प्लस करेंगे, उसका आंसर आएगा है ना 6। जब उसका आंसर आएगा फिर जाके हम उसको आगे वाले से प्लस करेंगे, 6 + 6 12 है ना। फिर हमारे पास क्या होगा, देखो पहला स्टेप क्या है, सीरियल वाइज चलेंगे। पहले क्या होगा, 2 + 4 होगा, फिर जब इसका आंसर आएगा फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। फिर 6 से हम क्या प्लस करने वाले हैं, ये वाला 6 है ना। अब जब इनका आंसर आएगा तब नेक्स्ट स्टेप होगा, 6 + 6 12। अब 12 से हम क्या प्लस करने वाले हैं, ये वाला 4, ठीक है। 12 + 4 हमारे पास कितना है, 16। अब जाके हमारे पास 16 में क्या प्लस होगा, ये वाला 3 प्लस होगा, है ना। ये हमारे पास आ जाएगा 19। फिर 19 में हमारे पास क्या प्लस होने वाला है, ये वाला 7 प्लस होने वाला है ना। 19 + 7 हमारे पास क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। फिर 26 में हमारे पास क्या प्लस होने वाला है, 8 प्लस होने वाला है। फिर हमारे पास जो आंसर है वो 34 आ जाएगा। फिर 34 में हमारे पास क्या प्लस होने वाला है, 10 प्लस होने वाला है, और फिर हमारा आंसर आ जाएगा 44। तो ऐसे करते करते हमने कितने स्टेप्स में हमारा जो काम है वो डन किया है, नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 6 एंड स्टेप नंबर 7, है ना। तो अगर एक ही थ्रेड इस कैलकुलेशन को करेगा तो टोटल 7 स्टेप्स लगेंगे। अब मान लो कि हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल थ्रेड्स को यूज़ कर रहे हैं। अब मल्टीपल थ्रेड्स को कैसे यूज़ करेंगे, मान लो कि एक थ्रेड हमने लिया जो पहले इन दोनों को प्लस करेगा, दूसरा थ्रेड हमने लिया जो इन दोनों को प्लस करेगा, तीसरा थ्रेड हमने लिया जो इन दोनों को प्लस करेगा, चौथा थ्रेड हमने लिया जो इन दोनों को प्लस करेगा। एक ही टाइम पे हमारे पास कितने थ्रेड लगेंगे, 4 थ्रेड लगेंगे जो 4 अलग अलग चीज़ों को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो मान लो अब हम मल्टी थ्रेडिंग यूज़ कर रहे हैं। मल्टी थ्रेडिंग मतलब हमने अलग अलग थ्रेड्स ले लिए। अब स्टेप 1 है, स्टेप 1 में हमने कितने थ्रेड यूज़ किए, 4 थ्रेड यूज़ किए, और चारों थ्रेड क्या कर रहे हैं, अलग अलग कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। कितने थ्रेड यूज़ कर रहे हैं हम, 4 थ्रेड्स यूज़ कर रहे हैं स्टेप 1 के लिए, ठीक है। अब पहले स्टेप में क्या होगा, एक ही बारी में प्लस हो जाएगा, 2 और 4 भी एक ही बार में प्लस होंगे, 6 और 4 भी एक ही बार में प्लस हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 3 और 7 एंड 8 + 10। तो ये चारों कैलकुलेशंस 4 अलग अलग थ्रेड्स की वजह से एक ही साथ परफॉर्म हो रही हैं और हमें एक ही साथ इकट्ठा इनका आंसर मिल जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में हमें आंसर मिला, इसका 6 मिला, इसका 10 मिला, इसका 10 मिला, एंड इसका फिर से हमें कितना मिला, 18 मिला। अब हम जाएंगे स्टेप 2 पे। अब स्टेप 2 पे हम सिर्फ कितने थ्रेड्स को यूज़ करेंगे, 2 थ्रेड्स को यूज़ करेंगे, है ना। स्टेप 2 पे हम 2 थ्रेड्स को यूज़ करेंगे। पहला जो थ्रेड होगा वो 6 और 10 को प्लस करेगा, 6 + 10 को प्लस करेगा, और जो दूसरा थ्रेड होगा वो किसको प्लस करेगा, 10 + 18 को प्लस करेगा। अब ये दोनों ऑपरेशंस 2 अलग अलग थ्रेड की वजह से एक ही टाइम पर परफॉर्म हो रहे हैं और एक ही टाइम पर हमें आंसर मिल जाएगा। 6 + 10 का हमें 16 मिलेगा और 10 + 18 का हमें 28 मिलेगा। उसके बाद स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, एक ही थ्रेड को यूज़ करेंगे और क्या कर लेंगे, 16 और 28 को प्लस कर देंगे और जो भी हमारा आंसर होगा वो हमें मिल जाएगा। तो देखिए, अगर हम सिंगल थ्रेड यूज़ करते तो हमने कितने स्टेप्स लगाए, 7 स्टेप्स लगाए, और लेकिन अगर हम मल्टी थ्रेडिंग कर रहे हैं तो हम 3 स्टेप्स में काम कर रहे हैं और इसके साथ साथ कम टाइम में भी कर रहे हैं, क्योंकि 4 कैलकुलेशंस एक ही टाइम पर परफॉर्म हो रही हैं, उसके बाद 2 कैलकुलेशंस एक ही टाइम पर परफॉर्म हो रही हैं, है ना। टोटल 7 कैलकुलेशंस थी जिनको हमने 3 टाइम ऑफ यूनिट में कंप्लीट किया, ठीक है, जो कि 7 टाइम ऑफ यूनिट में कंप्लीट होती अगर हम एक ही थ्रेड यूज़ करते। तो ये हमारा जो होता है मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट होता है। इस एग्जाम्पल से तो मैं श्योर हूँ कि आपको अच्छे से मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि मल्टी थ्रेडिंग होता क्या है और मल्टी थ्रेडिंग का फ़ायदा क्या होता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि जावा में थ्रेड्स बनाते कैसे हैं, ठीक है। हाउ टू क्रिएट
हाउ टू क्रिएट थ्रेड्स इन जावा। ठीक है, हाउ टू क्रिएट थ्रेड्स इन जावा। अब हमें अच्छे से समझ आ गया मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, मल्टीपल थ्रेड्स को यूज़ कैसे करते हैं। अब ये मल्टीपल थ्रेड्स बनेंगे कैसे जावा में, हमें ये देखना है। ठीक है, इसके दो तरीके होते हैं। सबसे पहले हमें जिस क्लास को एज अ थ्रेड ट्रीट करना है उसको हम क्या करेंगे, थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर लेंगे। उस क्लास में क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे थ्रेड क्लास को। ठीक है, बहुत ही सिंपल है थ्रेड्स बनाना। ठीक है, अगर आपने इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा है अच्छे से तो आपको पता होगा कि एक्सटेंड का क्या मतलब होता है। ठीक है, जिस भी क्लास को आपको एज अ थ्रेड ट्रीट करना है उसको उसमें आप क्या करो, थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर लो। ठीक है, ये पहला तरीका होता है। दूसरा क्या होता है, इम्प्लीमेंट रनेबल इंटरफेस। ठीक है, या फिर आप क्या करो कि जिस क्लास को आप एज अ थ्रेड ट्रीट करना चाहते हो उसमें आप रनेबल नाम का एक इंटरफेस होता है उसको इम्प्लीमेंट कर लो। ठीक है, तो ये दो तरीके होते हैं थ्रेड को बनाने के। ठीक है, हम बनाकर देखते हैं। ठीक है, कि थ्रेड कैसे बनेगा। मान लो कि हमारे पास एक क्लास है माई थ्रेड नाम की। ठीक है, एक क्लास है माई थ्रेड नाम की। अब इसको हमने एज अ थ्रेड बनाना है। ठीक है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज़ करेंगे जो किसको एक्सटेंड करता होगा, थ्रेड को एक्सटेंड करता होगा। ठीक है, अब थ्रेड क्लास को जब हम एक्सटेंड करते हैं हमारी क्लास में तो उसके पास ना एक मेथड होता है, हम उसको ओवरराइड करेंगे और वो मेथड होता है रन का। ठीक है, रन का मेथड होता है। अब इस रन मेथड का काम क्या है, देखो जब भी हम किसी क्लास को थ्रेड बनाते हैं, थ्रेड कैसे बनाते हैं, थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके। अब ये वाली क्लास क्या है, एक थ्रेड बन चुकी है ना। और जब भी इस थ्रेड को स्टार्ट करेंगे हम, तो जो भी कोड इस रन मेथड में लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। तो रन मेथड का आपको समझ आ गया कि जब भी हम इस बनाई हुई हमारी थ्रेड क्लास को स्टार्ट करेंगे तो इस रन मेथड में जो भी काम हम लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब ये रन है, रन का मेथड है, तो मैंने यहाँ पर एक फॉर लूप लगा दी, इंट i इक्वल्स टू 0। ठीक है, एंड i इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10 और i हमारे पास क्या हो रहा है, प्लस प्लस हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या करा दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट println। ठीक है, और यहाँ पर मैंने i प्रिंट करा दिया। ठीक है, इसको हम ऊपर लिख देते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है तो ये मेरा थ्रेड है। अब मैं क्या करती हूँ, मेरी इस क्लास में, ठीक है, ये जो मेरी क्लास है इसमें मैं थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बना के इसको स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, ठीक है, माई थ्रेड क्लास का हम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, माई थ्रेड और हमने बना लिया T1। ठीक है, एक थ्रेड बना लिया हमने, न्यू माई थ्रेड। ठीक है, तो हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया है। ठीक है, अब ये जो T1 है वो हमारे पास क्या है, एक थ्रेड है ना। अब ये थ्रेड कौन सा काम करेगा, जो इस रन मेथड में लिखा होगा। बेसिकली रन मेथड को मतलब आप इजीली ऐसे समझ सकते हो, क्योंकि हमने पढ़ा था कि थ्रेड हमारा क्या है, एक एम्प्लॉय की तरह है जो एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करता है। अब इस थ्रेड को टास्क कैसे साइन होगा, जो टास्क आप इस रन मेथड में लिख दोगे वही ये वाला जो थ्रेड है वो काम करेगा। ठीक है, वही काम ये वाला थ्रेड हमारा करेगा। ठीक है, अब जैसे ही हम इसको स्टार्ट करेंगे तो ये वाला जो काम है वो ये वाला हमारा थ्रेड कर देगा। ठीक है, T1 डॉट स्टार्ट। तो यहाँ पर ना मेरे पास स्टार्ट की ऑप्शन नहीं आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पर ये जो क्लास हमने बनाई है इसका हमने मेन मेथड ही नहीं क्रिएट किया है ना। तो मेन मेथड सबसे पहले क्रिएट कर लेते हैं। आपको पता है जब भी कोई प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो हमें मेन मेथड चाहिए ही चाहिए होता है ना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, स्ट्रिंग आता है। ठीक है, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, और यहाँ पर मेन मेथड में हम ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, है ना। उसके बाद अब अगर मैं T1 डॉट करूँ तो मेरे पास स्टार्ट का मेथड आ गया। ठीक है, अब हम इसको करते हैं रन, तो ये देखो इसने प्रिंट करा दिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, क्योंकि रन मेथड में मैंने यही लिखा था। और अगर मैं यहाँ पर println कर दूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ऐसे करके प्रिंट हो जाएगा न्यू लाइन में, है ना। तो ये हम इस तरीके से थ्रेड को बना सकते हैं। दूसरा तरीका हमारा जो है वो थ्रेड को बनाने का क्या है, इम्प्लीमेंट रनेबल इंटरफेस। ठीक है, अब मान लो कि मैंने एक और
क्लास बना दी है थ्रेड की, है ना। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या किया है, क्लास, ठीक है, सेकंड थ्रेड हम लिख देते हैं, ठीक है, सेकंड थ्रेड। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमें थ्रेड बनाना है रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके, इम्प्लीमेंट्स रनेबल इंटरफेस, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या है, इसमें भी हमारे पास क्या होता है, रन मेथड होता है। जो भी काम आप इसमें लिखोगे, ठीक है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला जो थ्रेड है जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो एग्जीक्यूट होगा। तो मैं यहाँ पर क्या कर देती हूँ, system डॉट आउट डॉट println, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सेकेंड थ्रेड, ठीक है, सेकेंड थ्रेड एग्जीक्यूशन स्टार्टेड। ओके, तो ये चीज़ हमने लिख दी यहाँ पर। अब देखो ये वाली जो क्लास है, ठीक है, लेकिन अगर हम रनेबल को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम डायरेक्टली इसका ऑब्जेक्ट बनाकर कॉल नहीं, स्टार्ट मेथड कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये सेकंड थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, सेकंड थ्रेड का मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया T2 करके, ठीक है, और यहाँ पर मैंने किया न्यू सेकंड थ्रेड, ठीक है जी। यहाँ पर अगर मैं T2 डॉट स्टार्ट करूँ, है ना, T2 डॉट स्टार्ट अगर मैं यहाँ पे करूँ, पहले तो मेरे को ऑप्शन आएगा ही नहीं, है ना। फिर अगर ज़बरदस्ती हम लिख भी देते हैं ऐसे करके, है ना, स्टार्ट, तो हमारे पास क्या है, कुछ एरर आ जाता है, ठीक है। और एरर क्या है, द मेथड स्टार्ट इज़ अनडिफाइंड फॉर द टाइप सेकंड थ्रेड, ठीक है, क्योंकि सेकंड थ्रेड जो है वो थ्रेड क्लास को एक्सटेंड नहीं करता है, रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है। तो हम डायरेक्टली इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू हमारा जो थ्रेड है उसको स्टार्ट नहीं कर सकते। अब इसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ता है, ठीक है। अगर हम रनेबल इंटरफेस को यूज़ कर रहे हैं थ्रेड बनाने के लिए, तो उसमें हमें एक एक्स्ट्रा जो है वो स्टेप करना पड़ता है, और वो क्या है, हमें थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है, हमें थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। थ्रेड TH ले लिया मैंने, और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा न्यू थ्रेड, और इस न्यू थ्रेड में हम क्या पास करेंगे, ये जो हमने सेकंड थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाया है ये हम पास करेंगे, ठीक है। अब अगर मैं इस TH को यूज़ करके स्टार्ट कॉल करूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसको हम रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो मेरे पास क्या हुआ है, जो फर्स्ट थ्रेड था उससे मेरे पास काउंटिंग प्रिंट हो गई है, और जो सेकंड थ्रेड था उससे मेरे पास क्या प्रिंट हो चुका है, सेकंड थ्रेड एग्जीक्यूशन स्टार्टेड, और यहाँ पर भी सेकंड थ्रेड एग्जीक्यूशन स्टार्टेड, ठीक है। तो ये दो तरीके थे जिससे हम थ्रेड्स बना सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि थ्रेड को जावा में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। दो तरीके होते हैं, या तो आप थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर लो, ठीक है। अगर आप थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करो तो आप डायरेक्टली फिर उस क्लास को ऑब्जेक्ट बना के अपने थ्रेड को स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपनी क्लास में थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करने की बजाय रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ता है। आपको थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर उसमें अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता है, फिर उसके थ्रू ही आप अपने थ्रेड को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे, ठीक है। अब देखते हैं मल्टी थ्रेडिंग कैसे होती है, मल्टीपल टास्क कैसे परफॉर्म होंगे हमारे पास, ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट में। छोटी सी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि मल्टीपल टास्क हम डिफरेंट थ्रेड को यूज़ करके एक टाइम पर कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। मान लो हमें दो टास्क परफॉर्म करने हैं, एक है टास्क 1, एक है टास्क 2। दोनों के लिए हमें क्या चाहिए होंगे, दो अलग अलग थ्रेड चाहिए होंगे। तो पहले हम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। मान लो कि मुझे टास्क 1 के लिए एक थ्रेड क्रिएट करना है, तो मैंने टास्क 1 के लिए, ठीक है, हमारे जो थ्रेड है क्लास को एक्सटेंड किया, ठीक है। अब इसमें हमारे पास रन मेथड आ जाता है, ठीक है। तो रन मेथड में हमारे पास क्या होगा, ठीक है, पहले टास्क 1 हमें परफॉर्म करवाना है ना, एक थ्रेड से हमें टास्क 1 परफॉर्म करवाना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट थ्रेड को अपना काम असाइन कर देंगे, ठीक है। अब उसका काम क्या है, फॉर, ठीक है, इंट, उसको एक लूप चलानी है, ठीक है, फर्स्ट टास्क के लिए। कब तक चलानी है, 10 तक चलानी है, और आई हमारे पास क्या होता रहेगा, ++ होता रहेगा, ठीक है जी। और यहाँ पर हमारे पास क्या प्रिंट होगा, system डॉट आउट डॉट println, ठीक है, println, और यहाँ पर हम प्रिंट कराएंगे टास्क 1, ठीक है, टास्क 1, और इसके साथ क्या प्रिंट होगा, हमारी आई जो आइट्रेशन है वो प्रिंट होगी, ठीक है। अब हम सेकंड टास्क के लिए एक थ्रेड बना लेते हैं, ठीक है, टास्क 2 नाम से, ठीक है। अब ये भी क्या एक्सटेंड करेगा, थ्रेड को एक्सटेंड करेगा, क्योंकि हमने क्या बनाना है, एक थ्रेड बनाना है।
अब हम क्या करेंगे, रन मेथड को कॉल करेंगे ताकि हम बता सकें कि ये जो सेकंड थ्रेड हम बना रहे हैं ये काम क्या करने वाला है ना, काम असाइन करेंगे हम इसको। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेम हम फॉर लूप चलाएंगे, ठीक है, 10 तक। लेकिन ये फॉर लूप किसके लिए होगी, ये फॉर लूप होगी टास्क 2 के लिए, है ना। तो अब इन दोनों टास्क को अगर हम स्टार्ट कर दें एक टाइम पर, है ना, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, इसको हम हटा देते हैं अभी के लिए इन टास्क को, ठीक है। पहले टास्क 1 का चलते हैं, ठीक है। टास्क 1 है, ठीक है। टास्क 1 हमारे पास आएगा T1 इक्वल्स टू न्यू, ठीक है जी, टास्क 1। फिर उसके बाद हमारे पास आएगा टास्क 2, ठीक है। T2 इज़ इक्वल्स टू न्यू, फिर हमारे पास आ गया टास्क 2, ठीक है। अब हमने T1 को भी स्टार्ट कर दिया है और T2 को भी स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो अब हम करके देखते हैं इनको रन। इसको ना पहले डिलीट करते हैं पुरानी आउटपुट्स को। अब देखो हो क्या रहा है, तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो आउटपुट हमारी मिक्स आएगी। देखो टास्क 2 है, कुछ देर तक टास्क 2 चल रहा है, टास्क 1 भी साथ में प्रिंट हो रहा है, फिर से टास्क 2 प्रिंट हो रहा है, टास्क 1, तो ये मिक्स आ रही है। तो ये मिक्स क्यों आ रही है, क्योंकि हमारा जो टास्क 1 है और टास्क 2 है वो दोनों ही साथ में एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, इसलिए हमारे पास साथ में मिक्स ही प्रिंट हो रहा है हमारे पास, इसका कोई भी ऑर्डर नहीं है, क्योंकि टास्क 1 और टास्क 2 हमारे पास क्या हो रहा है, साथ में एग्जीक्यूट हो रहे हैं, है ना। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई मल्टी थ्रेडिंग की। हमारे पास हम 2 टास्क को 2 अलग अलग थ्रेड के थ्रू एक ही टाइम पर परफॉर्म करवा सकते हैं, ठीक है। आई होप आज का जो लेक्चर है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ आया तो टेंशन लेने की बात नहीं है, आज हमने सिर्फ बेसिक कवर किया है कि मल्टी थ्रेडिंग होता क्या है, जावा में थ्रेड कैसे बनते हैं। आगे आगे हम इसको और मतलब डिटेल में कवर करते जाएंगे तो आपको अच्छे से समझ आता जाएगा। अभी मतलब आज के लेक्चर में अगर आपको बेसिक समझ आ गया कि मल्टी थ्रेडिंग होता क्या है, मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, थ्रेड क्या है, प्रोसेस क्या है, इतना काफ़ी है, ठीक है। तो बाकी का जो डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते रहेंगे। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द डे।